I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. एक बादशाह के महल की चारदीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कारिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। कारिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। कारिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का पुत्र दांव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए तुम उसे मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्ठी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्ठी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में वजीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा, भैया गोश्त ले आया। इतना सुनकर वजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा, भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। साभार। कहावतों की कहानियां। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता, तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मां का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी मां का विरोध करने लगा।
वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी। लेकिन पतोहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतोहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पतोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो पतोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। ये देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पतोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पतोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पतोहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे। एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में 2 जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपनी रिश्तेदारी में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घरवाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है, वे जब तक मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना, इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अपने अंदर गई, एक शीशी भर कर ले आए और उसे दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफी कम हो गया था। ये देखकर वह काफी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या क्या डाला है जरा बता देना, मैं इसे घर में ही बना लूंगी। बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवा यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का भी क्रोध शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सो सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी भूलना मत और अगर किसी को जरूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। एक जंगल में बांस का पेड़ और एक जामुन का पेड़ पास पास थे। जामुन का पेड़ बांस के पेड़ की अपेक्षा बहुत मजबूत था। बांस का पेड़ बहुत पतला होने के साथ साथ बहुत लचीला भी था। हवा का रुख जिस ओर होता बांस का पेड़ उसी दिशा में झुक जाता था।
एक बार जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ का उपहास करते हुए कहा, तुम तो हवा की आज्ञा का हमेशा ही पालन करते हो। हवा की गति और दिशा के अनुसार ही हमेशा हिलते डुलते हो। मेरी तरह शान से सीधे क्यों नहीं खड़े हो? तुम भी हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। तुम अपनी शक्ति का परिचय हवा को दो। इस संसार में बलवानों का ही चारों ओर बोलबाला है। बांस के पेड़ को जामुन के पेड़ की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बांस का पेड़ कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? बांस के पेड़ ने कहा, तुम मेरी अपेक्षा मजबूत हो, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तेज हवा तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यदि हवा की गति तेज हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वरना कभी कभी पछताना पड़ सकता है। जामुन के पेड़ को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह बांस के पेड़ से क्रोधित होकर बोला, तेज हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। धीरे धीरे चलती हुई हवा ने बांस के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच होने वाली सभी बातों को सुन लिया। हवा तेज गति से जामुन के पेड़ से टकराकर आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद हवा ने अपने अंदर कुछ शक्ति और समेटी और अपने को और भी गतिशील बना लिया। अब हवा एक तूफान के रूप में परिवर्तित हो गई। उस तेज हवा के टकराने से बांस का पेड़ लगभग पूरा झुक गया। वही हवा अब जामुन के पेड़ से दोबारा जाकर टकरा गई, लेकिन जामुन के पेड़ पर उस तेज हवा का कोई भी असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार पूर्ववत खड़ा रहा। कुछ देर बाद तूफानी हवा ने जामुन के पेड़ की जड़ों पर जोर से प्रहार करके उन्हें कमजोर कर दिया। तूफानी हवाओं को जामुन के पेड़ की शाखाओं ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने जामुन के पेड़ की शाखाओं को पीछे धकेल दिया। तेज हवाओं के कारण जामुन के पेड़ का संतुलन खो गया और जड़ों ने कमजोर होकर अपना स्थान छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह जामुन का पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। जामुन के पेड़ को धराशायी देखकर बांस का पेड़ बहुत दुखी हुआ। बांस का पेड़ सोचने लगा, यदि जामुन के पेड़ ने मेरी बात मानकर हवा का सम्मान किया होता तो आज उसका अंत नहीं होता। ये जामुन का पेड़ तो घमंडी था। शायद इसे नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। घमंडी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक मियाजी यात्रा करते हुए गांव के किसी किसान के घर रुक गए। मियाँ बातें बनाने में बड़े चढ़े थे, पर काम में निरे आलसी। वे किसान के दालान में बैठ पान लगाकर खाते रहे। उस दिन किसान को अपना छप्पर उठवाना था। देहात में छान छप्पर बहुत बड़ी न हुई तो जमीन पर बना ली जाती है, फिर उठाकर ऊपर रख देते हैं। उसके उठाने में 5-10 आदमी लगते हैं। काम 10 मिनट का होने पर भी जरा मेहनत का होता है। एक मुहावरा भी है, इतने आदमियों को बुला रहे हो, कोई छान उठवानी है। किसान ने मियाजी से कहा, आओ मियाजी, छान उठवाओ। मियाजी बोले, हम बूढ़े हैं, कोई जवान बुलाओ। छप्पर छान तो उठ ही गई। खाने का वक्त होने पर किसान ने मियाजी से कहा, आओ मियाजी, खाना खाओ। वह तुरंत तैयार हो गए। बोले, लाओ, हाथ धुलाओ। मियाजी ने खाने के वक्त नहीं कहा कि हम बूढ़े हैं, कोई जवान बुलाओ। इससे मिलता जुलता एक दोहा है, राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाले रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेश की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी।
नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिए कि एक हीरो जड़ा नौलखा हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाएं। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं। लेकिन सेठ को न समझ में आना था, न आया। उनको सख्ती से कहा कि मुनीम नगर वधू के पास तोहफा पहुंचा आए। मुनीम क्या करते, एक हीरो जड़ा नौलखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुंचे तो नौलखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, ये तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता नौलखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने नौलखा हार का डब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है। लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलखा हार, न तुम 3 में न 13 में। यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थीं। इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर नहीं दिखाई पड़े। किसी गांव में एक पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास था। पत्नी के प्रेम के कारण पति अपने घर वालों से अलग हो गया था। पति यह जानता था कि उसके माता पिता बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के लिए उनसे लड़ता था। वह हमेशा ही अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। विशेष बात को भी वह माता पिता, भाई बहन को न बताकर सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताता था। एक दिन वह घूमता हुआ गांव के काका के पास गया। काका बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उसने काका से अपनी पत्नी की प्रशंसा की। उसने काका को बताया कि बड़े से बड़े राज भी वह अपनी पत्नी से नहीं छिपाता। वह पूरे घर को शक की नजर से देख सकता है, लेकिन अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं करेगा। उसके चुप होने के बाद काका ने कहा, देखो बेटा, अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। पहले अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वह कितनी राज की बात छिपा सकती है। कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाली स्त्रियां भी नासमझी में अपने पति की भलाई करने के चक्कर में उनका अहित कर बैठती हैं। काका की बात सुनकर वह व्याकुल हो गया और उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने काका की सलाह से एक योजना भी बना ली। एक दिन वह अंगोछे में कटा हुआ तरबूज लेकर आया। उसमें से लाल बूंदें टपक रही थीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने एक आदमी का सिर काट दिया। इस बात को राज ही रखना। यदि गांव में यह बात किसी को पता चल गई तो पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी और मुझे फांसी की सजा मिलेगी। उसने अपनी पत्नी से फावड़ा मांगा और घर के पीछे एक पेड़ अंगोछे में लिपटे हुए तरबूज को गड्ढा खोदकर जल्दी से दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जगह को समतल बना दिया। उसकी पत्नी इस घटना के बाद परेशान रहने लगी। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह अपने मन के बोझ को किसी से कहकर हल्का करना चाहती थी। दुखी होकर उसने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी।
उसने पड़ोसन को कसम दी कि वह इस बात को किसी को न बताए वरना उसके पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला ने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। ये बात एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बता दी। इस प्रकार यह बात पूरे गांव में फैलते फैलते पुलिस थाने में भी पहुंच गई। दूसरे दिन दरोगा साहब कुछ सिपाहियों को लेकर उसके घर पहुंच गए। दरोगा ने उसकी पत्नी से पूछा, जल्दी बताओ कि तुम्हारे पति ने सिर कहाँ पर दबाया है। यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें फांसी लग जाएगी। दरोगा की डांट सुनकर उसकी पत्नी डर गई। वह स्थान दिखा दिया जहाँ पर उसके पति ने गड्ढा खोदकर कुछ दबाया था। पुलिस ने उस स्थान को खोदकर अंगोछे में लिपटा हुआ तरबूज निकाल लिया। वहां पर काका भी उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस को बता दिया कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए ही यह नाटक किया था। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। काकाजी ने कहा कि तिरिया से राज छिपे न छिपाए। बक्सर के मैदान में एक बार हुमायूं और शेरशाह सूरी का घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हार गया और उसे शेरशाह सूरी की सेना ने तीनों से घेर लिया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागकर गंगा के किनारे आ पहुंचा। हुमायूं ने अपने घोड़े को गंगा के अंदर उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। हुमायूं को डर था कि यदि शत्रु सेना यहाँ पहुंच गई तो उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसी समय निजाम भिश्ती अपनी मशक में पानी भरने के लिए गंगा के किनारे आया। निजाम बहुत अच्छा तैराक था। हुमायूं ने निजाम को अपनी परेशानी से अवगत कराया। निजाम हुमायूं को मशक पर लिटाकर गंगा पार कराना चाहता था, किंतु हुमायूं पहले तो मशक पर गंगा पार करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में गंगा पार करने का और कोई रास्ता न देखकर उन्हें निजाम की बात माननी पड़ी। निजाम ने कुछ ही देर में हुमायूं को मशक पर लिटाया और तैरते हुए गंगा पार करा दी। हुमायूं ने निजाम को बहुत सारा इनाम देने का वचन दिया। निजाम ने कहा, जहां पनाह, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 2.5 दिन की बादशाहत दे दीजिए। हुमायूं ने भिश्ती की बात मान ली और उसे 2.5 दिन की बादशाहत देने का ऐलान कर दिया। हुमायूं ने शाही हज्जाम से निजाम भिश्ती के बाल कटवाए, शाही कपड़े पहनाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। हुमायूं ने दरबारियों से कहा, आज से ये बादशाह हैं और इन्हीं के हुक्म का पालन किया जाए। इतना कहकर हुमायूं वहां से चले गए। जब हुमायूं चले गए तो निजाम बादशाह ने वजीर से कहा, मैं टकसाल जाना चाहता हूँ। वजीर निजाम बादशाह को टकसाल ले गया, जहाँ सिक्के बनते थे। उन्होंने तुरंत टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर रोक लगा दी और चमड़े के सिक्के बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। दिन रात चमड़े के सिक्के बनने लगे। निजाम बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि पुराने सभी सिक्कों को खजाने में डाल दिया जाए। सभी लेन देन चमड़ों के सिक्कों से करने का आदेश जारी कर दिया। बड़े बड़े सेठों को चमड़े के सिक्के देकर पुराने सिक्कों को लेकर उन्हें गलवा दो। 2.5 दिन में पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के फैल गए। 2.5 दिन बीत जाने के बाद निजाम ने शाही पोशाक उतार दी और अपनी मशक लेकर वहां से चला गया। पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के फैल चुके थे। जिसके हाथ में भी वह चमड़े का सिक्का जाता, वही कहता, यह 2.5 दिन की बादशाहत का कमाल है। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि बादशाह, व्यवस्थापक चाहे तो एक दिन में ही पूरे राज्य की व्यवस्था बदल सकता है। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वे चारों ओर उछल कूद करते हुए अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता तो उसे मारकर खा जाती। अब तो बिल्ली रोज चूहों का भोजन करने लगी। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती देख वे भयभीत हो गए। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए।
लेकिन कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। सभी चूहों में निराशा फैल गई। तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, जिस पर अमल करके हमारी समस्या का हल निकल सकता है। यदि हमें कहीं से एक घंटी और धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज हमारे लिए खतरे का संकेत होगी। हम घंटी की आवाज सुनते ही सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। बूढ़े चूहे का ये सुझाव सुनकर सभी चूहे खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वे नाचने गाने लगे। चूहों का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वे फिर से निडर होकर घूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। तुम इस तरह तरह खुशियां मना रहे हो जैसे तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो। क्या तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में जब तक घंटी नहीं बंधेगी तब तक हमें बिल्ली से मुक्ति नहीं मिल सकती। अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे चूहे मुंह लटकाकर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने अपने बिलों में घुस गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल करना आवश्यक है। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.